अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 92 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 FAR 1 जितने को क्वेश्चंस होमवर्क में किए हैं अभी तक वो सारे क्लियर हैं? को मसला मसाइल को परेशानी? चल बस राइट इशू ही तो आपके सामने है, देख लें। अच्छा जी, अब हमारी बात ये हो रही थी कि अगर कभी बोनस हो, स्प्लिट हो या कंसोलिडेशन हो तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हिल जाते हैं। देखें ईपीएस की बुनियाद तो हमें पता होनी चाहिए ना। ईपीएस की बुनियाद क्या है? अर्निंग्स को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स से, ठीक है। क्योंकि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि शेयर्स जो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डालते हैं तो वो कितनी पैसे कितने अर्न करते हैं, ताकि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसाइड कर सकें ना, ठीक है। कि दो में से किसी एक कंपनी में अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो जिसकी अर्निंग, बेटा बैठ जो कैमरे के एन सामने खड़े हो गए, जिसकी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा बेहतर होगी हम उसी की तरफ जाएंगे कि हम एक शेयर इसमें डालते हैं, ज़्यादा अर्न करके देती है, तो इन्वेस्टर उसी के अंदर जाना चाहेगा, ठीक है। अब कंसोलिडेशन में, स्प्लिट में और बोनस में नंबर ऑफ़ शेयर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन दरअसल पैसे नहीं आ रहे। बोनस में क्या है? मुफ्त में शेयर बढ़ गए, पैसे नहीं आए। अब बिजनेस में पैसा आएगा तो अर्निंग्स बूस्ट होंगी ना, ठीक है। अच्छा, स्प्लिट में क्या होता है? 2 शेयर्स टूट के 4 हो गए, 5 हो गए। अब शेयर्स बढ़ गए हैं, पैसे नहीं आए, ठीक है। कंसोलिडेशन में क्या होता है? 4 शेयर्स थे, कम हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए। अब शेयर्स बदल गए लेकिन कोई कैश का कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो फिर हमने कहा था ऐसे अज्यूम करना है बोनस, स्प्लिट और कंसोलिडेशन जो है वो हमेशा से इन इशू रहे। जब से बिजनेस कमेंस हुआ था ये तब से ही चले आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब एक चीज़ राइट इशू है। राइट इशू में वैसे मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन नॉर्मली होता ऐसा ही है कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करते हैं। आप कहते हैं हाँ भाई, जिसके पास मिसाल के तौर पे 5 शेयर्स हैं वो आकर अपने 5 शेयर्स दिखाएं और 2 नए शेयर्स ले जाएं, ठीक है। अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, उसको आप मार्केट प्राइस से ऊपर की तो बात ही कोई नहीं है ना, नॉर्मली मार्केट प्राइस से नीचे ही शेयर्स देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मार्केट के अंदर आपका शेयर जो है वो 50 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। आप अपने शेयर होल्डर को 40 रुपये पे ऑफर कर देंगे। मार्केट प्राइस 50 है, पैसे कुछ लिए हैं, पैसे लिए हैं, लेकिन कुछ बोनस का एलिमेंट भी बीच में है। यानी कि अगर बाजार में बिकता ये शेयर तो कितने का आपको कितने पैसे आते हैं? 50 रुपये। आपने वही शेयर अपने मालिक, अपने शेयर होल्डर को कितने में दे दिया? 40 में। तो 10 रुपये तो बहरहाल छोड़े ना आपने, तो बोनस का एलिमेंट भी राइट इशू के अंदर होता ही है, ठीक है। तो आज हम उसको सीखते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले यही क्वेश्चन कर लेते हैं जी। मोमिन एंड कंपनी, आपके सामने क्वेश्चन पेज नंबर 441 पे। पहुंच गए सब? अच्छा जी, अब मोमिन एंड कंपनी है लिस्टेड कंपनी, हैज़ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ऑन 1 जनवरी 16 देयर वर 10,000 शेयर्स इन इशू। ये क्या है जी? ओपनिंग शेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है ऑन 1 नवंबर मोमिन एंड कंपनी मेड अ राइट इशू। देखें, हमने स्प्लिट या कंसोलिडेशन के लिए एक छोटी सी वर्किंग की थी, ठीक है ना। हमने राइट इशू के लिए भी बिल्कुल वैसी वर्किंग करनी है। बस फ़र्क ये है कि हमने चलें वो फ़र्क बाद में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेशन, रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की, ज़रा चेक करें। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। और 15 एंड 16, 15 के अलग पहले कैलकुलेट करते होते हैं, फिर 16 कैलकुलेट करके 15 को भी रीस्टेट कर देते हैं। और ये रीस्टेटमेंट तब जब बोनस का एलिमेंट आ जाए, जब अर्निंग में बूस्ट एक्सपेक्टेड ना हो, यूँ कहना चाहिए, ठीक है। वो बोनस शेयर्स में भी हुआ था, वो स्प्लिट में भी हुआ था, कंसोलिडेशन में भी हुआ था, अब राइट इशू में भी होगा। अगर मार्केट प्राइस पे आपने शेयर इशू किए हैं तो फिर आपने कभी भी रीस्टेट नहीं करना कंपैरेटिव को, ठीक है। अब ईपीएस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और ईपीएस के लिए अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये भी ऑर्डिनरी ही लेते हैं। ये रेशो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की, आम शेयर होल्डर्स की, मैंगो शेयर होल्डर्स की, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइड नहीं करते, ठीक है। और ना ही, अच्छा, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस कर देते हैं रिडीमेबल का, कभी ऑर्डिनरी का माइनस ना कर देना। मैंने आपको पहली क्लास के अंदर भी बताया था कि फिर तो वो कोई रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगी, अर्निंग्स पर शेयर तो नहीं होंगी शायद, कोई रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर होगी, ठीक है ना। बहरहाल हमने वर्किंग की हुई है वेटेड एवरेज की, ठीक है। हम वही वर्किंग पहले बना देते हैं। वर्किंग 1 हमारी, मैं यहाँ पे ईपीएस कैलकुलेट, रिक्वायरमेंट
आज ज़रा तरतीब बन रहा है ना सवाल, क्योंकि आज पास पेपर का सवाल करना है। वैसे मैंने हैंड आउट पे लिख लिया थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। तो पास पेपर का सवाल करना है, ज़रा आप तरतीब अपनी बेहतर करते जाएं। रिक्वायरमेंट है ईपीएस निकालनी है 15 की और ईपीएस निकालनी है 16 की अलॉन्ग विद कंपैरेटिव। तो यहाँ पर हम ए रिक्वायरमेंट लिखेंगे जी, ईपीएस ऑफ 2015 यहाँ निकल आएगी। उसके बाद बी रिक्वायरमेंट में ईपीएस ऑफ 2016 भी निकालेंगे हम, और ईपीएस ऑफ 2015 रीस्टेटेड ये भी निकालेंगे। फिलहाल 2016 ही लिख लेते हैं, ठीक है, और 4 एक लाइनें छोड़ देते हैं। अब सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है ओपनिंग शेयर्स इतने हैं, राइट इशू इतना हुआ, टोटल अर्निंग्स भी गिवन है दोनों साल, ठीक है ना। तो वो एंड में फॉर्मूला लगाएंगे। फिलहाल हम अपनी वर्किंग करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की, ठीक है। वर्किंग वन हमारी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। उसके बाद डेट होती थी, इसमें डिस्क्रिप्शन होती थी, फिर जी नंबर ऑफ शेयर्स, फिर करेक्शन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। घड़ी को क्यों देखा तुमने, घड़ी को क्यों देखा, क्या मतलब तुम्हारा कि भाई, अच्छा जी, अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं सवाल। आमिर भाई ये सवाल नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक लगाया हुआ आप, बार बार चेंज नहीं करना फिर, ठीक है जी। फिर मैं ज़रा भी रिलैक्स हो जाता हूँ। मोमिन कंपनी अ लिस्टेड कंपनी हैज़ अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ऑन यकम जनवरी 16 देयर वर 10,000 शेयर्स इन इशू। ओपनिंग शेयर्स हैं, किस दिन है, यकम जनवरी 16 चंदा जी। ओपनिंग कितना, 10,000 शेयर, ठीक है। ऑन यकम नवंबर 16 मोमेन एंड कंपनी मेड अ राइट इशू। यकम नवंबर 16 राइट इशू हो गया। राइट इशू होने ही वाला था, अच्छा जी, ये भी रख ले यार, शायद काम आ ही जाए। ओके नाउ हम जिस तरह स्प्लिट और कंसोलिडेशन की वर्किंग करते थे ना, छोटी सी एनालिसिस वाली, वो इसके लिए भी करेंगे, लेकिन ये अलग हुआ करेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने सिर्फ क्वांटिटी से नहीं खेलना, इसमें हमने क्वांटिटी से भी खेलना है और रुपीज़ से भी खेलना, ठीक है। अब वर्किंग 2 मैं यहाँ पे परफॉर्म कर लेता हूँ। राइट इशू के लिए अलग वर्किंग हुआ करेगी, ठीक है। बिफोर, न्यू, आफ्टर, ये तो वैसे ही है। अब देखते हैं, पहले क्वांटिटी की बात करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। मेड अ राइट इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ 3 न्यू शेयर्स फॉर 5 हेल्ड। आगे नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना। 3 न्यू शेयर्स फॉर 5 हेल्ड, 3 न्यू शेयर्स फॉर 5 हेल्ड। 5 थे, 3 नए आ गए, 8 बैलेंस, ठीक है जी। यहां तक को मसला। अच्छा, अब यहां तक पहुंच के ना हम आसान मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कैसे, राइट इशू हो गया, चलो किस दिन हुआ, यकम नवंबर को, तो फिर यार काम, अच्छा दे दें जी, यकम नवंबर को, यकम नवंबर 16 को राइट इशू हो रहा है, ठीक है जी। अब कितने महीने तक ये 10,000 आउटस्टैंडिंग रहे,
10/12 कर दें। अब राइट इशू हुआ है तो ये आसान नंबर लिए जा सकते हैं, 10,000 इंटू, हाँ जी, हर 5 वाले को 3 मिले, हर 5 वाले को 3 नए शेयर मिल गए, 600 यार, 600। ठीक है जी, तो टोटल क्या हो गया जी? 16,000। और तो कोई शेयर नहीं है, और कोई शेयर नहीं है, तो फिर ये 2/12। तो आसान नंबर हमने स्कोर कर लिए, अभी तक कोई नया काम भी नहीं सीखा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, आज बेसिक ईपीएस खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, कर फिर डाइल्यूटेड करेंगे कल और परसों, देखें 2 दिन में इंशाल्लाह होपफुली इसको कंक्लूड कर लेंगे हम। अच्छा जी, अब यहाँ पर प्राइस भी आती है, क्या मतलब? ये ऐसे छोटा सा बैलेंसिंग, जब शेयर होल्डर को ऐलान किया गया कि आ जाओ भाई अपने 5 शेयर्स लेकर आओ, वो 5 शेयर्स दिखाओगे तो 3 नए शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अब वो अपनी जेब में अपने 5 शेयर्स लेकर निकलेगा। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज में फ़ोन करके पूछेगा कि आज शेयर की प्राइस कितनी है। ठीक है, और फिर उनको जाके कहेगा कि इससे ऊपर तो मैं 1 रुपया नहीं देने वाला, या इससे कम पे दो मुझे। ठीक है ना, तो जो पहले से शेयर्स पड़े हैं हमेशा याद रखना उसको हमने मार्केट प्राइस पे लिया करना है। ठीक है, जो सादा सी बात है, 5 शेयर्स जो घर से लेकर निकला, जेब में 5 शेयर डाल के निकला ना, तो ये 5 शेयर्स की आज वैल्यू कितनी है ये सवाल बताएगा हमें। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 3 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ 4, ये तो नए शेयर्स की प्राइस है। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स जस्ट बिफोर राइट इशू वर 10। अच्छा, यानी कि मार्केट के अंदर हर शेयर 10 रुपए का था। ठीक है, और जो नए शेयर्स दिए गए वो कितने पर? 4 पर। ठीक है, अब रुक जाएं और रुक कर मुझे बता दें रुपीस कितने बनते हैं। अमाउंट टोटल 50, 12 और टोटल 62। अब जब ये वापस आ रहा होगा घर, ठीक है, तो इसके पास टोटल 8 शेयर हो चुके होंगे, और ये 8 शेयर इसको कितने में पड़े? कितने में पड़े ऐसे कह रहा हूँ, वैसे तो 12-10 शेयर पता नहीं कब ये इसने 5 कब खरीदे थे ये बात नहीं कर रहा, लेकिन जब घर से निकला था तो 50 की मालियत के शेयर इसके पास थे। ठीक है, लेकिन अब जब ये 8 शेयर्स लेकर जा रहा है तो ये किस तरह से इसको कैलकुलेट करेगा कि ये 8 शेयर्स इसको कितने में पड़े हैं? तो डिवाइड कर देंगे 62 को 8 से, 7.75। ठीक है जी, अब इस प्राइस को कहा जाता है बिफोर राइट इशू, और अभी आसान वाले अल्फाज बोल रहा हूं। ठीक है, और इसको कहा जाता है आफ्टर राइट इशू। ठीक है, सही हो गया। अब अभी तक जो हमने पढ़ रखा है ना, वो क्या है कि हम कंसोलिडेशन में क्या करते थे? हम कहते थे जी ये बिफोर कंसोलिडेशन पढ़े हैं तो इनको डिवाइड करो बिफोर से, मल्टीप्लाई करो आफ्टर से। फिर स्प्लिट पे जाते थे, डिवाइड करो बिफोर से, मल्टीप्लाई करो आफ्टर से, डिवाइड करो बिफोर से, मल्टीप्लाई करो आफ्टर से। ठीक है, तो उस हिसाब से ही आप चले, और आपने यहाँ पर कहा जी डिवाइड करें इसको बिफोर से। बिफोर कितना है? नहीं क्वांटिटी नहीं बेटा, यहाँ मैंने कहा था प्राइस से खेलना है हमने। ठीक है, वो प्राइस से खेलना है सिर्फ। ठीक है, तो क्वांटिटी, अच्छा भला मैं चल रहा था, डाटा भूल गया मुझे, क्या कह रहा था मैं? हाँ, आदत क्या पड़ी हुई है कि ये बिफोर है, इसको आफ्टर पे ले जाना है ना। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे बिफोर से, मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर से। तो डिवाइड किया बिफोर से 10, मल्टीप्लाई किया आफ्टर से 7.75। सही है जी, ये आदत पड़ी हुई है ना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। अब होने क्या लगा है? 10/7.75। हाँ, इसकी लॉजिक मैं दे दूंगा, लेकिन पर्चे के लिए लॉजिक याद नहीं रखनी फिर। ठीक है, लॉजिक हम इंशाल्लाह कर लेते हैं। ठीक है, तो 10/7
यार ये ज़रा ऐसे करके ज़रा ज़रा, ताकि आपके पास नोट भी ऐसे ही रहे। पहले लिखना वैसे ही आदत के मुताबिक। क्या करते आए, दोबारा देखो, ये बिफोर राइट है, हमने इसके ऊपर बोनस का असर निकालना, हम कहेंगे जी आफ्टर पे ले आओ, ठीक है जी ले आते हैं। तो बिफोर राइट यानी 10 पे पड़ा है, सिर्फ रुपीज़ से खेलना है, आफ्टर पे ले जाओ 7.75 पे। मैंने कहा नहीं जी ये नहीं हो सकता, लॉजिक विल कम इन 2-3 मिनट्स। 10 मिनट लग ही जाते हैं वैसे लॉजिक देते हुए, लेकिन पर्चे के लिए बस जो याद रखना है एंड पे रूल वो याद रख लेंगे, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ जी, हम इसको 10/7.75 करेंगे, ठीक है जी, सही है। चलें आंसर तो निकाल लें ज़रा। 10753 और यहाँ पर 2667 टोटल 13420। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें, इसको ऐसे ही काट कर आदत के मुताबिक जो लिखते होते थे वो काट कर उसको उलट लिखें, फिर मैं प्रूव करता हूँ आपको। हाँ जी हो जाएगा, हमें भी उधर ही रखिएगा। मैं ज़रा लिखने की कोशिश कर लूँ पहले, जब तक लिख ना लूँ तब तक इधर नहीं लाना। बस मुझे बता दें नंबर ऑफ शेयर्स नए कितने हैं? 13 नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स न्यू कितने इशू हैं भाई? अल्लाह के बंदो, नए शेयर्स कितने इशू हुए हैं? पता नहीं एरोप्लेन हो 6000 शेयर हैं। अच्छा बड़ी मेहरबानी। कितने का शेयर मार्केट में था बताओ जरा। और हमें कितने का हमने बेचा, कितना बना? बताना जरा यार, एनू दवाई दो यार। पहले कितने शेयर्स पड़े थे? 10,000 शेयर्स पहले पड़े थे, 3600 शेयर्स नए गए। नहीं 3600 तो मुफ्त वाले हैं, ठीक है।
नए शेयर्स टोटल कितने हैं जी? नए शेयर 6000 टोटल गए ना। ओपनिंग 10,000 थे, 3600 मुफ्त में बांट दिए हमने। 3600 शेयर्स ही मुफ्त में बांटे हैं ना, अगर 36,000 के फ्री में दिए तो बाकी फिर कितने बनते हैं? 2400 पैसों के दिए ना, तो टोटल क्या बन गया? 12,400 न्यू। ये मैंने अज्यूम कर लिया है, ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि आपको लॉजिक देनी थी, ठीक है। अच्छा जी, न्यू कितने शेयर्स हैं जी? 3600। टोटल कितना हो गया? 16,000। अब बिफोर बता दो, ये तो आफ्टर हो गया ना। बिफोर बताओ। बिफोर 12,400 हैं और आफ्टर 16,000 पूरा। ले आए आमिर भाई इधर, कुछ ना कुछ लिखने में कामयाब हो गया मैं, नजर भी आ रहा है बच्चों को। अच्छा जी 6,000 नए शेयर्स इशू हुए हैं जी, राइट इशू 6,000 शेयर्स हैं। अच्छा, अगर ये मार्केट प्राइस पे इशू होते तो 10 रुपए के हिसाब से होते जी, बोलो। लेकिन हमने, यानी कि अगर ये 10 रुपए के हिसाब से हम मार्केट में इशू करते, मार्केट से लोगों से पैसे लेते, तो 60,000 रुपए हमने रिसीव करने थे, ऐसा ही है। लेकिन हमने क्या किया, 4 रुपए के हिसाब से इनको दिए, तो एक्चुअल में रिसीव कितने किए? 24,000 रुपए। अब ये लॉजिक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर बाद में एंड पे बस क्या कर रहे हैं, पक्का रट्टा लगा लेना, ठीक है ना। अच्छा, तो 36,000 रुपए के हमने फ्री में शेयर्स दे दिए। फ्री में शेयर्स कितने के दिए? नजर आ रहा है, समझ आ रहा है? चलो अच्छा, अब क्योंकि रुपीस के साथ तो हमारा इस वक्त मामला है नहीं, ठीक है। 10 रुपए अगर मार्केट प्राइस थी और हमने 36,000 रुपए के शेयर्स मुफ्त में बांट दिए, ठीक है, तो फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने दिए मुफ्त में? 3600। 36,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 10 से, 3600 नए शेयर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। अब मैं ये अज्यूम करता हूं, अच्छा 6,000 में से अगर 3600 मुफ्त दिए हैं तो बाकी 2400 फिर पैसे, यूं समझ लेते हैं ना कि 3600 मुफ्त गए और 2400 पूरे पैसों के आ गए। अब पूरे पैसों वाले पहले कितने पड़े हुए हैं? 10,000। 2400 हमने कौन से बांट दिए जी? पैसों वाले दिए हैं। 3600 मुफ्त, देखो ना, 6,000 में से 3600 शेयर्स मुफ्त में बांटे तो 2400 के पैसे लिए, बोलो। 10,000 पहले पैसों वाले पड़े थे, 2400 मजीद पैसों वाले आ गए, तो टोटल पैसों वाले कितने? यूं कह लेते हैं जी बिफोर बोनस, मैं इसको बोनस बना लिया, अब हमने इसको क्या बना लिया? बोनस। बिफोर बोनस कितने शेयर्स थे? 12,400। बोनस शेयर्स कितने इश्यू किए? 3600। आफ्टर बोनस कितने हो गए? 16,000। अब बिफोर 14,000, 12,400 है और आफ्टर 16,000 है, ऐसा ही है। अब आपको जो आदत है आप वो आदत अपनाओ, ठीक है। आपको क्या आदत है जी कि ये जी बिफोर बोनस हैं, इन्हें आफ्टर पे लाना है, यही आदत है ना, बोलो। बिफोर बोनस है, आफ्टर पे लाना है, डिवाइडेड बाय बिफोर मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर, ये आदत है ना, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने बिफोर को डिवाइड कर दिया आफ्टर से। करो जरा डिवाइड, आंसर क्या आता है? 0.775 आता है। चलो अच्छा, अब ये काम तो आपने यहां पर औखे सौखे होकर किया, ठीक है। अब जरा ट्राई करते हैं कि हमने इधर क्या किया। जरा इसको 10/7/75 को जरा करो। 10 को, इसको हाँ 1.29 पॉज करें। 7.75 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे ना आगे वाला, हाँ हाँ आंसर 0.775। तो क्या मैं ये कह रहा हूं ना, इस फ्रैक्शन को लगाओ ना, इस फ्रैक्शन को लगाओ तो 1.29, हाँ, और अगली फ्रैक्शन लगाएं तो 0.775। कौन सा फ्रैक्शन लगाएं? जो काटा है करो 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 इसका 0.775 करो, आता है ना, ये आंसर आता है, ठीक है। अब चूंकि हम क्वांटिटी पे चल रहे थे, ठीक है, तो हमने 50/48 किया, मतलब प्राइस बताओ प्राइस किसकी? बिफोर वाली जो मार्केट प्राइस थी। 1 मिनट जरा पॉज करें यार, नकल जी बच्चों। असल में ये कैलकुलेशन जो है, इसमें मैंने आपको कहा कि हमने क्या उसूल बना रखा था कि हम
हम बिफोर पढ़ा है उसको आफ्टर पे लेके जाते हैं, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, 16,000 हम पढ़े किस पे हैं, ये बिफोर पे, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं फिर आप, आंसर 1 और वहां पर क्या कर रहे थे जी, 1.129 नहीं है यार, एक तो इन्हें मुसीबत पाई है, मुझे आंसर बता दें। 1 पहले क्यों बोल रहे थे। अच्छा, अब ये काम हमने किया है, जरा उधर लेके जाए आमिर भाई। अब जरा करके देखें फ्रैक्शन। अच्छा, अब जरा दोबारा पॉज कर दें, अब मुझे जरा तसल्ली करने दें। अच्छा जी प्लीज, हम यहां पर थे, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, वापस आया मैं जी। 16,000 बिफोर राइट है या आफ्टर राइट है। अब अगर ये आफ्टर राइट है तो हमें ये लग रहा है, हमने सिर्फ प्राइस वाला फ्रैक्शन लगाना होता है इसमें, ठीक है ना। हमें ये लग रहा है कि हम डिवाइड करें इसको 7.75 से और मल्टीप्लाई करें 10 से। ये क्यों लग रहा है, अब पुरानी वाली बात ही करते हैं पहले, ठीक है ना। ये तो बन गया ना काम, हमने उलट कर दिया। हम कह रहे हैं जी कि अगर ये आफ्टर राइट इशू है, ठीक है, तो इसको तो कुछ नहीं करना था, ये बिफोर राइट है। बिफोर राइट वाले को अगर आफ्टर पे लाना है तो ये 10 पे पड़ा है, इसको 7 पे लाना है, तो पुराने वाला फ्रैक्शन हमने लगाया, ठीक है। लेकिन फिर मैंने इसको काट के आपके सामने उलट फ्रैक्शन लिख दिया। अब इसकी लॉजिक क्या बनती थी, इसकी लॉजिक कुछ इस तरह से बनती है, ज़रा तसल्ली से अब देखिए, ठीक है, कि हमने 6,000 शेयर्स जो नए इशू किए हैं, नए शेयर्स राइट इशू के अंदर कितने आए हैं, 6,000 ही आए हैं ना। 6,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से हमने इशू किए हैं, ठीक है। तो हमें 60,000 रुपए रिसीव होने चाहिए थे। अगर हम 6,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से इशू करते तो 60,000 रुपए रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन हमने वो 4 रुपए के हिसाब से इशू कर दिए। तो हमें टोटल रिसीव कितना हुआ, 36,000 रुपए हमने रिसीव नहीं किया। तो यूं समझ लें कि हमने 36,000 के शेयर्स मुफ्त में बांट दिए, ये बोनस एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब अगर मैं 36,000 रुपए के शेयर्स जो बांटे हैं उनको शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो कितने शेयर्स बन रहे हैं जी, 3600, ठीक है। अब 3600 शेयर्स हमने मुफ्त में बांटे हैं, टोटल 6,000 शेयर्स में से 3600 अगर मुफ्त में बांटे हैं तो बाकी 2400 पैसे लेकर बांटे हैं। अब मैं इसको इस तरह से अज्यूम कर लेता हूं कि सारे पैसों वाले अलग कर लें, फ्रैक्शन टाइम वाला फ्रैक्शन अलग लगा हुआ है, इस वक्त सिर्फ प्राइस वाले फ्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। टाइम वाले फ्रैक्शन को नहीं सोचना आपने, वो पहले से हम लगा चुके हुए हैं कि किस दिन राइट इशू हुआ, वो हमने 2/12 किया हुआ है, उसको छोड़ें, ऊपर 10/12 किया हुआ है, सारी बात को छोड़ दें, ठीक है ना। टाइम को नहीं सोचना आपने, सिर्फ प्राइस को सोचना है। तो अब मैं यूं सोच रहा हूं कि अगर बोनस के अलावा वाले शेयर्स हों तो वो कितने बनते हैं, 12,400, ठीक है। और हम कह रहे हैं इसको हमने लेकर आना है आफ्टर पे, ठीक है। तो फिर हमारा बिफोर 12,400 बन रहा है ना, हमने इसको लेकर आना है किस पे, आफ्टर पे। तो कितने पर पड़े हैं, 12,400 पे। अब सही बात इस तरह से बन रही है ना, ठीक है, क्योंकि यहां वाले बिफोर आफ्टर को मत देखो, ठीक है। आप ये देखो कि मैं कुछ इस तरह से कहना चाह रहा हूं कि बिफोर पड़े किस पे हैं, बिफोर 12,400 ये बिफोर हैं, हमने लेकर आना है इसको 16,000 पे, ठीक है ना। तो ये वाले बिफोर आफ्टर को इधर ना अप्लाई करो, बस इस तरह से देखो पड़े किस पे हैं, 12,400 पे लेके किस पे आना है। तो फिर हम इसको 16,000 को डिवाइड करें अगर 12,400 तो ये 1.29 बनता है, ठीक है। यही काम हमने यहां पर किया हुआ है। अगर आप देखें तो 10 बटा, बोलो हमने क्या किया हुआ है, बिफोर वाली प्राइस कितनी थी, 10, बिफोर वाली प्राइस 10, आफ्टर वाली 7, बिफोर डिवाइडेड बाय आफ्टर, यही किया हुआ है। अभी यहां पर सिर्फ ये लॉजिक देने के लिए मैंने इतनी लंबी कहानी की, बीच में एक कैलकुलेशन भी गलत हुई हमारी, ठीक है, यहां मैंने उलट लिख दिया था, ठीक है ना। अब दोबारा सुन लो आखिरी बार, हमने 10,000 शेयर ऑलरेडी इशू किए हुए थे, हमने 3600 के मुफ्त शेयर बांटे तो 2400 रुपए के शेयर्स पैसों से दिए। इसका मतलब पैसों वाले शेयर्स कितने हो गए, बिफोर बोनस कह लें कितने हो गए, 12,400, और आफ्टर बोनस कितने हो गए, 16,000। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने ये बिफोर बोनस है या आफ्टर बोनस है, जिन शेयर्स के ऊपर हम फ्रैक्शन लगाने जा रहे हैं ये बिफोर बोनस है या आफ्टर बोनस है, ये बिफोर है, हमने इनको लेके आना है आफ्टर पे। ये 12,400 पे पड़े हैं,
हमने इनको 16,000 पे लेकर आना है, तो जिस पे पड़े होते हैं गिवन अमाउंट उससे डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं रिक्वायर्ड से। तो इसीलिए 16,000 बटा 12,400 बनता था, यानी 1.29। लेकिन इतनी लंबी लॉजिक लेकर भी अल्टीमेटली पहुंचे तो यहीं पर ही है। तो इस लॉजिक को प्रूव करते हुए मैंने एक बार पॉज करवा दी वीडियो को, जरा चेक कर लूं कैलकुलेशन, तो हम पर्चे में फिर ये काम करने नहीं बैठ जाएंगे। अगर कोई लॉजिकली इसको सोचना चाहे तो बेशक ये काम कर ले, तसल्ली से बैठ के। मैं एक आधे सवाल में और भी अप्लाई कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। अभी एक सवाल और करते हैं, मैं भी आपको लिखवाता हूँ, इसको दोबारा अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली पर्चे के लिए कितनी सारी बात बचती है, पर्चे के लिए सिर्फ इतनी सी बात बचती है कि अगर राइट इशू है तो जो इधर ऊपर है वो इधर ऊपर रख लो, जो इधर नीचे है उसको नीचे रख लो, ये रट्टा लगा लो। लॉजिक अभी एक और सवाल पे अप्लाई करते हैं। इसी सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, थोड़ी सी वैल्यूज बदल के मैं दोबारा आपको लिखवाता हूँ। ये तो बुक में पढ़ा हुआ है ना, वो एक और सवाल लिखवा देता हूँ। वो सवाल के ऊपर आप दोबारा से इसको अप्लाई कीजिएगा, हम दोबारा से ये रूल भी लगा लेंगे, ठीक है ना। और अल्टीमेटली पहुंचेंगे कहाँ पे कि वैसे तो हम तरतीब जैसे सीखी हुई है वैसे ही करेंगे, वो आसान काम था, ठीक है। लेकिन जब राइट इशू की तरफ आएंगे तो इस वर्किंग में जो ऊपर पड़ा हुआ है फ्रैक्शन में ऊपर लिख दो, प्राइस का फ्रैक्शन है, ठीक है ना, और जो नीचे पड़ा हुआ है उसको नीचे, ठीक है। दो बातें सिर्फ राइट इशू के अंदर याद रख लो, कभी भी गलती नहीं होगी। पहली बात, बिफोर वाले शेयर्स को हमेशा लेना है मार्केट प्राइस पे, ठीक है। बिफोर वाले शेयर्स को हमेशा किस पे लेना है, मार्केट प्राइस से। बाद में तो फिर आपने निकाल ही लिए बैलेंसिंग। और दूसरी बात, फ्रैक्शन लगाते हुए जो ऊपर बिफोर, इधर भी बिफोर ऊपर ही रख दें, आफ्टर नीचे है तो इधर भी आफ्टर नीचे ही रख लीजिएगा, सवाल हो जाएगा, ठीक है। बोले जी। ईपीएस निकालने के लिए अब एक और सवाल इस तरह कर लेते हैं जल्दी से। बहरहाल फिलहाल देखें सवाल क्या था हमारा जी। अर्निंग्स पे पहुंच गए हम। अर्निंग्स कितनी है जी, अर्निंग्स 2015 की 80,000 है। पहले 15 की ईपीएस निकालते हैं जी, 80,000। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड शिविडेंड तो नहीं है, ओके। डिवाइडेड बाय कितना, 10,000 शेयर एग्जैक्ट ₹8, ठीक है जी। और ईपीएस 16 की निकाल लेते हैं पहले। 16 के अर्निंग्स कितनी है, 1.5 लाख, 1,50,000 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर शेयर 13,420 है, वर्किंग नंबर 1 से। इसको भी पक्का कर लेते हैं, एक और सवाल इस तरह करके जी। 11.1718। अब चूंकि राइट इशू आ गया, इसमें बोनस का एलिमेंट है, तो फिर 15 को भी क्या करना पड़ेगा हमें, रीस्टेट। तो फिर ईपीएस ऑफ 2015 लेकिन रीस्टेटेड। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने ईपीएस को भी पकड़ लेना है, 8 रुपये, ठीक है जी। अब यहाँ पे नॉर्मल फ्रैक्शन कर लें, यहाँ पे नॉर्मल फ्रैक्शन कर लें, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ हैं आपके पास। नॉर्मल फ्रैक्शन क्या था जी, ये कौन सा पड़ा है जी, ये कौन सा है, बिफोर राइट है या आफ्टर राइट है, ये बिफोर है ना, हमने इसको आफ्टर पे लाना है। अब नॉर्मल कर लें, ठीक है जी। बिफोर पड़ा है और आफ्टर पे लाना है, 10 पे पड़ा है और 7.75, ये अब नॉर्मल कर लें, ठीक है ना जी। ये नॉर्मल हो गया क्योंकि ये तो रुपीज़ है ना। ये रुपीज़ कौन से वाले हैं, ये राइट से पहले वाले हैं, ये रुपीज़ हैं और ये भी रुपीज़ हैं, तो इसलिए सिंपल कर लिया हमने। बस यहाँ पे शेयर्स की कैलकुलेशन के वक्त हमें ये गड़बड़ करनी पड़ती है क्योंकि ये शेयर्स है ना। तो अभी थोड़ी सी चलें, अभी एक बार इसी लॉजिक को जिस तरह समझाया वैसे समझ लेते हैं। अब अगले सवाल में या कल के सवाल के अंदर मजीद आपको जो अंदर की बात, वैसे घर पे शायद सोचो समझ भी आ जाए, क्योंकि ये रुपीज़ है और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं। अच्छा छोड़ें इस बात को, फिलहाल जितना चल रहा है बस चलने दें, ठीक है ना। राइट इशू फिलहाल याद तो कर लेना पर्चे के लिए। राइट इशू के लिए कल इंशाल्लाह इसको और क्लियर कर लेंगे। राइट इशू के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने याद रखना है बिफोर वाले जो शेयर्स हैं उनको मार्केट प्राइस पे लेना है। उसके बाद ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपने एवरेज रेट निकाल लिया। अब ये बिफोर और ये आफ्टर। अब जब यहाँ पे आपने फ्रैक्शन लगाना है तो जो यहाँ पर ऊपर है बिफोर, इधर भी ऊपर, जो आफ्टर है इधर भी नीचे, ठीक है, हो गया काम। अब जब ईपीएस निकालने लगो तो फिर तो सिंपल हो गया भाई। अब तो ये रुपीज़ है और ये भी रुपीज़ है। अब सिंपल ₹8 बिफोर राइट इशू वाली ईपीएस है, हमें ये चाहिए राइट इशू के असर वाली, तो बस यहाँ से ले आओ। बिफोर 10 था, आफ्टर ये है, तो बस सिंपल ये इसके उलट हो गया, ठीक है ना, नॉर्मल हो गया ये। यहाँ पे अब नॉर्मेलिटी थी इसलिए इतनी देर लगी, यहाँ तो वापस नॉर्मल पे आ गए, ठीक है जी। 6.2 बस नोट करें जरा इस सवाल को, एक और सवाल कर लें इसके साथ। हाँ वो वर्किंग नहीं,
वो वर्किंग एक और सवाल करें, फिर वही वर्किंग उसके साथ दूसरी वर्किंग भी करूंगा, फिर दोनों इकट्ठी नोट कर लेना, ठीक है। जी बेटा जी, न्यू शेयर्स बेटा नॉर्मली मैं कह रहा हूं कि न्यू शेयर्स लें, न्यू शेयर्स मैं कह रहा हूं नॉर्मली वो मार्केट प्राइस से भी कम पे देते हैं। अगर को देखेंगे, सवाल लिखें जल्दी से। अच्छा सिर्फ एक बदलने बस, 0.2, बाकी सवाल वही रखते हैं, 0.2 लिखें ना, बाकी ऊपर वाला सवाल कॉपी पेस्ट करेंगे आप। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, क्वेश्चन 2 लिखें, अभी का क्वेश्चन 2 लिख लें, ऐसे एग्जाम्पल लिख लें क्लास की, ठीक है ना। उसके अंदर मैं बाकी सारा ऊपर वाला टॉप से लिखवा देता हूँ। पॉइंट इसके ऊपर ना आप यूं करें, 2 लाइनें खाली छोड़ के तीसरी लाइन में 0.2 लिखें, 2 लाइनें खाली छोड़ के तीसरी लाइन में 0.2 लिखें, और लिखें ऑन यकम मई 16, एक डेट बदल लेते हैं, ज़रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना। ऑन यकम मई 16 मोमिन एंड कंपनी मेड, वो ऊपर वाला सवाल बाकी वही डाल देंगे ना, ठीक है। ऑन यकम मई 16, जल्दी, ऑन यकम मई 16 मोमिन एंड कंपनी मेड अ राइट इशू, ये फिर मुझे भी दे देना सवाल इसी तरह से, फिर मैं हैंड आउट में डाल दूंगा। ऑन यकम मई 16 मोमिन एंड कंपनी मेड अ राइट इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑफ, ये 3/5 है ना, ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, 1 न्यू शेयर, राइट इशू ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड at a price of rupees 40, at a price of rupees 40 आगे लिखें मार्केट प्राइस, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स जस्ट बिफोर राइट इशू was rupees 50, market price, the market price of shares just before the right issue was rupees 50, प्रॉफिट भी बदल लें, टोटल अर्निंग्स इन द, ताकि ज़रा चेंज ज़्यादा हो जाए। टोटल अर्निंग्स इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 1 लाख कर लें। टोटल अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 1 लाख, और टोटल अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 70,000 कर लें। टोटल अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 1.5 लाख हो गई, और 31 दिसंबर, चलो ये साल 16-15 का था, ठीक है। तो टोटल अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख इधर होगा, फिर अभी चाहती मारी मैंने। और टोटल अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 का 70,000 कर लें। यानी कि इस साल का प्रॉफिट जो है वो जो भी साल लिखा हुआ है आपने, ठीक है, वो 1 लाख है, और पिछले साल का कितना था 70,000, 70,000। ऊपर वही टॉप वाला सवाल लिख लें, मोमिन एंड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी हैज़ अ फाइनेंशियल एंडिंग 31 दिसंबर, 0.1 लिखें। उसके बाद ऑन यकम जनवरी 16 देयर वर 10,000 शेयर्स इन इशू, एक मैंने ये यकम नवंबर बदल दिया इस सवाल में, यकम नवंबर बदल के क्या लिखा है, यकम मई 16। दूसरा 1 न्यू शेयर फॉर एवरी
4 हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ 40 कर दिया हमने, और मार्केट प्राइस कितनी थी 50। ये 1 लाख कर दिया है और ये 70,000। ठीक है ना, सवाल बदल गया ज़रा। हो गया सर। कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं नए? 2500। ठीक है, अपना काम करें। मार्केट प्राइस 50 है ना? और हमने इशू किया 40 पे। पच्चीस हजार 25,000 कर लिया सवाल तो फिर बताना, वरना अपना काम करो। 1 लाख पूरा 1 लाख 25,000 के शेयर्स। फ्री 25,000 के शेयर दे दिए। ठीक है, अब 25,000 के शेयर्स बिके हैं फ्री में, और हर एक शेयर हमें बाज़ार में बेचते तो मिलता 50 रुपये। तो कितने? 500 शेयर्स मुफ्त में बांट दिए। इसका मतलब 2500 में से 2,000 तो पैसों वाले हो गए ना। 10,000 जमा 2,000 12,000 आ गया, और जी बच्चों, अच्छा जी, अब सवाल जो बदला, ये तो सही था। अच्छा चलो फिर ये बदलो। फ्रैक्शन भी चेंज हो गया। जी हो गया सवाल? चेक करते हैं ज़रा। भाई आप लॉजिक लगा रहे हैं या अभी सवाल कर रहे हैं? अभी सवाल ही नहीं हुआ, जल्दी कर ले यार। अभी लिखने दो। शाबाश शाबाश शाबाश, दो नकदी प्रैक्टिस करो। मैं कहा अगला सवाल के अपने हिसाब से इसी को बना लेता हूँ। ये सही हो
उसमें जिस चीज़ में मुझे थोड़ी सी ब्रेक लग जाए ना तो वो चीज़ तो फिर वैसे ही काबिल माफ़ी नहीं ना रहती। चाहिए इसमें से कितने जी बेटा, अब देखें इधर मिलके करते हैं जी। सवाल में वो कह रहा है ओपनिंग 10,000 है, ठीक है, और राइट इशू किस दिन हुआ है? में यकम मई 2016 पर, और 1 for 4 है, तो हर 4 वाले को एक शेयर दिया तो 2500 नए शेयर इशू हो गए। यहीं पर रुक कर फ्रैक्शन लगा लो, ये 4/12 हो गया, 12,500 और ये टोटल 12,500 हो गए। तो मुफ्त के नंबर तो ना मिस करो, जो आसान नंबर है वो कभी नहीं मिस करने, ठीक है। अब राइट इशू हो गया, ठीक है जी, और राइट इशू का फ्रैक्शन जो है हमें वो चाहिए होता है क्योंकि हम राइट इशू में सिर्फ प्राइस के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि क्वांटिटी तो यहाँ पर नए शेयर्स की आ गई, इसमें से सिर्फ एलिमेंट निकालना ही कौन सा है, पैसे तो आए हुए हैं ना, कुछ बोनस का एलिमेंट सिर्फ निकालना होता है, ठीक है। अच्छा, अब बिफोर कितने शेयर थे हर बंदे के पास? 4। हर 4 वाले को हमने एक नया इशू किया तो 5 बने थे, ठीक है ना। तो ये हमने आसान वाले नंबर ऑलरेडी ले लिए। अब बिफोर वाले को हमेशा किस पे लेना है? मार्केट प्राइस। कितनी मार्केट प्राइस थी? वो जो घर से निकलते उसने फ़ोन किया स्टॉक एक्सचेंज पे कि भाई आजकल शेयर कितने, आज शेयर कितने का है, ताकि वहाँ पे जाके ये कह सके भाई इससे कम पे दो, ठीक है ना। मैं कहा ऑलरेडी शेयर होल्डर हूँ, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी है, बाहर जाते खज्जल होते, मैं पैसे ले आया हूँ, कुछ मुझे फ़ायदा दो, ठीक है। मुझे नहीं ज़रूरत शेयर की, हो सकता है बाजार में जाके मैंने बेचने हो तो कुछ फ़ायदा तो मिल जाए मुझे, आपका को ओनर भी नहीं नया बनेगा, ऐसे ही वो कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो 50 और नया शेयर कितने का? 40 का इशू हुआ। अब ये 200 रुपये के, और ये 40, ये 240। 48 अब पुरानी आदत के मुताबिक हमने क्या करना था जी? हमने कहा था जी ये बिफोर राइट है, इसे आफ्टर पे लाना है, तो डिवाइड कर देते हैं 50 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 से। तो 48/50 बन रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पर्चा पास हो गया, बस यहाँ पे पर्चा यहाँ से पास हो जाता है। क्या जो इधर ऊपर पड़ा है इधर ही ऊपर ले आओ 50, और जो यहाँ नीचे पड़ा हुआ है 48, इसको इधर नीचे ले आओ, सवाल खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको दोबारा आजमा लेते हैं, ठीक है जी। ये काम हमने थोड़ी देर पहले किया। तो हाँ भाई, टोटल नए शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं? नए शेयर्स 2500 इशू हुए हैं, और हर शेयर 50 रुपए की मार्केट प्राइस रखता था, यानी अगर पूरे पैसे हम देते 1,25,000 रुपए हमें रिसीव होने थे, ठीक है ना। यानी कि ये बनते थे, जिसे मैंने पिछली दफा लिखा था शुड भी, लेकिन हमने 2500 शेयर्स 40 रुपए के हिसाब से दे दिए, तो हमने रिसीव एक्चुअल कितने किए? 1 लाख। तो इसका मतलब 25,000 रुपए के शेयर्स हमने फ्री में बांट दिए। तो फिर कितने शेयर्स बांटे फ्री में? 25,000 डिवाइड बाय 50 किया तो 500 हमने शेयर्स फ्री में बांट दिए, ठीक है। अब बाकी 2,000 फिर पैसों से बांटे ना, बोलो। तो हमने क्या निकालना होता है? हमने बोनस का एलिमेंट निकालना होता है। तो ये एक तरह से बिफोर बोनस कितने शेयर्स बनते थे जी? 12, 10,000 पहले पड़े थे, 2,000 भी हमने पैसों से बांटे तो टोटल 12,000 आ गए, ठीक है जी। और जो नए हमने मुफ्त में बांटे वो कितने? 500। तो आफ्टर कितना बन गया फिर? ठीक है। अब अच्छा, अब क्या करना है हमने? ये बिफोर बोनस, बोल दूं बोनस, अगर बिफोर बोनस है हमें इनको आफ्टर पे लाना है। बिफोर बोनस है आफ्टर पे लाना है। 12,500 को डिवाइड करना है 12,000 से, तो आंसर आता है 1.04, ठीक है जी। अब हमने क्या किया है? हमने क्या किया? अपना फ्रैक्शन देखें जरा, हमारे फ्रैक्शन दिखाइएगा जरा। 50/48 ट्राई करके देखते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 48 किया तो 1.04 ही आ गया, ठीक है भाई। तो अल्टीमेटली लॉजिक के बाद हम पहुंच गए इस नतीजे पर ही, लेकिन ये लॉजिक अब जाहिर सी बात है पर्चे में लगाने बैठ गए तो फिर बड़ी सारी मुसीबत पड़ जाएगी। तो आसान हल क्या है, आपने नोट करना है तो बेशक कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18 का क्वेश्चन 18 था, ठीक है जी। पेज नंबर 441 ये लॉजिक है, ठीक है। वैसे मेरे दिल में मिटा दूंगा, आप नोट भी ना करें। और ये हमारा चेंज्ड वर्जन, ठीक है।
यार लॉजिक शॉजिक कोई नहीं याद रहती पर्चे में, ठीक है, बस छोड़ो इतनी सी बात है। आपने पर्चे के अंदर क्या करना है, अगर राइट इशू आ जाए तो बस दो बातें याद रखनी है। पहली बात, बिफोर वालों को मार्केट प्राइस पे रखना है, ठीक है, और आफ्टर जैसे निकालना है वो आपको पता लग गया, आपने एवरेज करके निकाल लेना है। फिर जैसे आपने बाकी फ्रैक्शंस लगाने हैं, कंसोलिडेशन, स्प्लिट, बोनस, वो सारे उसी तरह से लगेंगे जैसे आपको आते हैं, आसान है, ठीक है। लेकिन जब आपने राइट इशू पर आना है तो चूंकि यहाँ पे रुपीज़ हैं, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हैं ना, तो हम एलिमेंट रुपीज़ का डाल रहे हैं, बस इसको भी मत सोचो अभी, ठीक है, कि ये शेयर्स हैं, ये रुपीज़ हैं, बस छोड़ो इस बात को। बस ये करना है आपने, जो ऊपर पड़ा है इसको ऊपर रखना है, नीचे वाले को नीचे रखना है, बस ये इतना सा याद रख लो, पर्चा पास हो जाएगा, ठीक है। वैसे लॉजिक दे दिया मैंने। अच्छा जी, अच्छा आप देखें भाई, होमवर्क लिखना शुरू करें। 19, 20, 21, मैं पास से पर कराऊँ ना, 22, 23, 24, 25, 26, 27, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, ठीक है। 27 नहीं हुआ था ना, शायद कोई एक नहीं हुआ था, जो भी नहीं हुआ था वो भी हो जाएगा। बहरहाल कहाँ से लेके कहाँ तक बने जी? 17 तो मैंने करा दिया ना, 18 से लेके 27 तक बन रहे हैं। अच्छा जी, 19 से 27 तो लिखें पहले तो होमवर्क में 19 से 27। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है इन पे, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 19 से 27 स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 44, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये 18 हमने कर लिया था आज के दिन में। ये पासे पर जो है ना थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। फिलहाल वो फिर मैं देख लेता हूँ उसको डिस्कस करना है या नहीं करना, जो बुक के अंदर है, ठीक है। उसमें आखिरी एक एडजस्टमेंट सिर्फ गायब कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखें जी, होम डायनामिक्स लिमिटेड, एक आधी एडजस्टमेंट इसके अंदर चेंज है, इसलिए बस आपने उसको नहीं पढ़ना, आप यहाँ से ही पढ़ें सवाल को। नजर आ रहा है सबको? ओके। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होम डायनामिक्स लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है फॉर द ईयर, कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस का अलग है, डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस का अलग है। क्या करेंगे? अलग अलग ईपीएस निकाल लेंगे भाई, ठीक है। अच्छा, हल्की सी बात मैंने ये भी की थी कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाए इररिडीमेबल वाला तो उसको माइनस करेंगे। कहाँ से? कौन से पैट में से? कॉन्टिन्यूइंग के या डिसकॉन्टिन्यूड के? पहले दिन होमवर्क में 2 सवाल थे, एक के अंदर ये मामला भी था। देखें असल में पता है क्या होता है, लिखना चाहें तो लिख लें, वैसे आने तो दें जरा प्रेफरेंस डिविडेंड, चलें बहरहाल लिख लें, लिखें। ये तो आप पता है ना कि 2 रेशो अलग अलग निकलेंगी, ठीक है। अब लिखें, अगर मैं कोशिश करूंगा ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये जो किसी एक बच्चे को कह के ना एक सफ़े के ऊपर लिखवा के अक्सर शेयर कर दूंगा, ठीक है। किसी स्टूडेंट से अच्छा सा रजिस्टर मुझे मिल गया ना जो। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? अगर का कुछ नहीं बोला मैंने। अगर सवाल में इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाए, अगर सवाल में इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाए तो हम उसे कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस के पैट से माइनस करेंगे। तो हम उसे कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस के पैट से माइनस करेंगे। तो हम उसे कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस के पैट में से माइनस करेंगे, ठीक है जी, सही है। डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस के पैट से माइनस नहीं करना, ये रूल लिख लो, लॉजिक फिर बताता हूँ। डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस के प्रॉफिट से माइनस नहीं करना।
जी इसकी वजह सुन लें। देखें, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना, वो अगले साल भी वापस नहीं होने, ठीक है ना। तो अगले साल जो उनका डिविडेंड है उसका बोझ फिर कॉन्टीन्यूड ऑपरेशंस पे ही पड़ना है ना, डिसकॉन्टीन्यूड ऑपरेशंस तो रहने ही नहीं है। बात समझ रहे हो? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? जो शेयर्स कभी भी ख़त्म रिडीम नहीं होने। तो जो शेयर्स कल को रिडीम ही नहीं होने तो डिविडेंड तो कल को उनका देना पड़ेगा। अब डिसकॉन्टीन्यूड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो हमने बंद कर दिया, फैसला कर लिया कि अभी हम बंद कर देंगे, तो अगले साल फिर इररिडीमेबल के डिविडेंड का बोझ किसने उठाना है? कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं उठाना है ना। इसलिए हम हमेशा सिर्फ किससे माइनस किया करेंगे इसको, अगर दोनों आ जाएं तो। ओके, ये लॉजिक लंबी चौड़ी नहीं लिखनी, बस उसूल लिख लिया पर्चे के लिए कि अगर इररिडीमेबल का, देखें रिडीमेबल का डिविडेंड तो वैसे ही हम माइनस नहीं करते पैट से, वो तो पैट तक आते आते माइनस हो चुका है। पहला सवाल याद रखना है, बुनियाद है वो, ठीक है। अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो उसको आपको पता है ईपीएस निकालते हुए पैट में से माइनस करते हैं। अगर सवाल में दो प्रॉफिट्स दे दे, कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूइंग दोनों, तो फिर कॉन्टिन्यूइंग में से माइनस करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूड में से माइनस नहीं करना। क्लियर है ये बात? चले, अच्छा जी। जी बच्चों, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होम डायनामिक्स, अ लिस्टेड कंपनी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गए दोनों। अब ये दोनों हैं तो अलग अलग हम रेशियोज, अलग अलग ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये हमने पहले दिन ही सीख लिया था इत्तेफाक से। नंबर 2, शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑन यकम जनवरी 16 कंप्राइज्ड ऑफ 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 25। यकम जनवरी 16 की मार्केट वैल्यू बता रहा है, ठीक है। और 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एंटाइटल्ड टू अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड एट 10%। ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं? पढ़ा हुआ है वैसे आपने? ऐसा ना किया करो, ऐसे लॉ नहीं पढ़ा हुआ आपने। चले सुने सुने सुने, कोई बात नहीं, आसान सी बात फिलहाल ज़हन में रख लो। फिलहाल सिर्फ आसान सी बात, क्यूमुलेटिव डिविडेंड वाले जो शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, आप डिविडेंड अनाउंस करो चाहे ना करो, जो उनके ऊपर फिक्स्ड डिविडेंड रेट है वो लाजमी पे करना होता है, ठीक है ना। तो अगर आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो चाहे आपने अनाउंस किया है चाहे नहीं किया है, डिविडेंड आपको पे करना पड़ेगा। जैसे बैंक लोन हो, उस पर इंटरेस्ट रेट हो तो ऐलान नहीं करते फिरते कि इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट रेट देना है, ठीक है ना। ऐसे ही क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हों तो जब डिविडेंड अनाउंस किया आपने, जब चाहे किया चाहे नहीं किया, आपने डिविडेंड को माइनस करना है, यानी कि उसको रिकॉर्ड भी किया होता है तो उसको ईपीएस निकालते हुए माइनस भी करना है। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव होंगे, ये किसी वक्त फिर लिखवा भी दूंगा, अगर नॉन क्यूमुलेटिव होंगे तो फिर बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे दूसरा डिविडेंड है। अगर आपने अनाउंस करना है तो माइनस करना है, अनाउंस नहीं करना तो माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। सही है? अच्छा, लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल हैं या रिडीमेबल हैं, ये क्वेश्चन मार्क है इस वक्त। ये सवाल यार ऐसे नहीं, जरा इसको भी लेना जाए उधर ही। चलो ठीक है, देखो, हाँ भाई, ये शेयर्स रिडीमेबल हैं या इररिडीमेबल हैं, बताओ। कैसे पता लग गया आपको? हैं यार, ये बहुत बच्चा कमाल कर रहा है आज तो, बहुत ज़्यादा समझ आ रही है मुझे लगता है। शेयर होल्डर्स इक्विटी, क्या कह रहे हैं जी? शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर पड़े हुए हैं क्यूमुलेटिव, जो बाद में बताता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर सवाल में वो यूं बता दे कि इक्विटी में पड़े हैं तो इररिडीमेबल है, पहले ही बताया था, ठीक है। और अगर सवाल में यूं कह दे नॉन करंट लायबिलिटीज में प्रेफरेंस शेयर, सवाल ना बताए रिडीमेबल इररिडीमेबल, लेकिन इक्विटी में पड़े हैं तो वो हमें पता है इररिडीमेबल होंगे, और अगर डेट में पड़े हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में पड़े हैं तो फिर वो रिडीमेबल होंगे। ठीक हो गया? ये बात समझ आती है? तो इसको अंडरलाइन करके लिख लो प्रेफरेंस। आप कहोगे जी अंडरलाइन कहाँ करें, थोड़ी सी चेंज कर दिया आपने, ठीक है, कोई मसला नहीं, वो अभी वहाँ से सवाल ना पड़े, वो होमवर्क के अंदर आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने ना दो एक एडजस्टमेंट्स मैंने चेंज की है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल दो बातें जहन में आप रख ली। एक आपने जहन में ये रख ली कि ये प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं? इररिडीमेबल, ठीक है। बेसिक अर्निंग्स हमने निकालनी है 16 की, ठीक है,
मैंने कहा रिक्वायरमेंट ज़रा हटा दें, ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। अभी नज़र आ रहा है सही? अभी भी रिक्वायरमेंट की हमें क्या ज़रूरत है जी। तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं? इररिडीमेबल। क्यूमुलेटिव किसे कहते हैं? चाहे सवाल में वो कहे ना कहे डिविडेंड अनाउंस हुआ है, हमने ये डिविडेंड लेना ही लेना है, ठीक है। अब अगर इररिडीमेबल है तो आपको पता है ईपीएस की कैलकुलेशन के अंदर इन्होंने माइनस होना होगा, ठीक है। लेकिन ये बात तो अब ईपीएस कैलकुलेट करते हुए आएगी ना, ठीक है। अच्छा, फिलहाल तो हमने ईपीएस के लिए प्रॉफिट तो मिल गया, अभी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं जितने दिन से सीख रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं, सवाल में क्या कहता है। ऑन 31 मार्च, ये यकम जनवरी 16 पर ओपनिंग शेयर्स थे। 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं या शेयर कैपिटल है? नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 10 मिलियन, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स 10 मिलियन है। अच्छा, और 4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, ऑन 31 मार्च 16 HDL अनाउंस्ड 40% राइट शेयर्स 1 for 4 कहते हैं इसको मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। हमें इस मुसीबत में पढ़ने की कोई ज़रूरत है? उल्टा आसानी हो गई, फ्रैक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 10,000 शेयर्स के ऊपर आपने 40% लगा दिया, ठीक है। टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट ₹25 पर शेयर। अब वो ऊपर वाला आप 25 देख रहे हैं, मार्केट प्राइस ही 25 है। उन्होंने कहा द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट शेयर इज 31 मई 16। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट एंटाइटलमेंट वॉज 28 and 32 रिस्पेक्टिवली। भाई 2 डेट्स आ गई। मैंने थोड़ी सी बात वैसे की भी थी, हमने एंटाइटलमेंट डेट को देखना है, हमें अनाउंसमेंट डेट से कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च इग्नोर करेंगे, ठीक है जी। 31 मार्च को हम क्या कहेंगे जी, यानी ये हमारे काम की नहीं है जी डेट। उसके बाद ये तो 25 रुपये तो आ गए ना जितने पे राइट दिया है, ठीक है। एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट वाज 31 मई, हाँ ये हमारी डेट है 31 मई। मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट डेट वाज, ये 28 से हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। अनाउंसमेंट डेट से पहले मार्केट प्राइस होती है, हमें उससे कुछ लेना देना है? उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। इसको साइड पे करो। हाँ 32 हमारे मतलब की, तो आई कैप का पर्चा है ना, ज़्यादा सारा डाटा दे देगा। कुछ चीज़ें इग्नोर करनी होंगी, कुछ नहीं करनी होगी, तो थोड़ा सा ध्यान से आपने चलते जाना है बस, ठीक है। बाकी अब सवाल वही बन गया। 10 मिलियन, उल्टा उसने तो फ्रैक्शन भी नहीं लगवाया आपसे, ठीक है। 10 मिलियन शेयर्स, ठीक है, इंटू 40% कर दोगे। और आप अपनी जब वर्किंग करनी है आपने, उसके अंदर आपने मार्केट प्राइस कौन सी लेनी है? 32, मैंने रेड कर दिया, नहीं लेता। 32 मार्केट प्राइस लेनी है आपने। पुराने, मैंने क्या कहा था, पुराने वाले शेयर्स को मार्केट प्राइस में लेना है, नए वाले शेयर को 25 रुपए के हिसाब से दिया, और फिर आपने एवरेज निकालना है, ठीक हो गया। ये तो हो गया राइट इशू। उसके बाद क्या कहते हैं जी, 2 अगस्त 16 को HDL अनाउंस्ड, अगेन वही अनाउंस्ड 2 अगस्त को। फिर अनाउंस को हम क्या करें? हाँ अनाउंस को इग्नोर करें। तो ये 2 अगस्त भी गया, लाल हो गया, ठीक है। 20% बोनस इशू है। एंटाइटलमेंट डेट ऑफ बोनस शेयर्स वाज, हमें 31 अगस्त से जो है सरोकार है। अब इसमें इस सवाल के अंदर आपका वो बोनस वाली कंसोलिडेशन वाली वर्किंग होती थी वो भी होगी, और राइट, लेकिन होंगी अलग अलग, क्योंकि बोनस कंसोलिडेशन और स्प्लिट में हम सिर्फ क्वांटिटी से खेलते हैं। राइट इशू के अंदर हमने प्राइस के साथ खेलना होता है, ठीक है ना। वो सिर्फ प्राइस के साथ खेलते हैं इनफैक्ट हम, जब फ्रैक्शन लगाने की बारी आती है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद 30 सितंबर को क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस्ड 20% इंटरिम कैश डिविडेंड। भाई इसको इग्नोर कर दें यार, हमने इंटरिम, इस सवाल के अंदर आपने अगर ये डिविडेंड भी पकड़ लिया और इसको भी पैड में से माइनस कर दिया, ये ऑर्डिनरी का डिविडेंड है भाई, ये ऑर्डिनरी का डिविडेंड है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि मैंने पहली क्लास में ये बात की थी कि अगर आपने पैट में से ये ऑर्डिनरी का डिविडेंड भी माइनस करके ईपीएस निकाली तो ये तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर बनेगी, ये तो फिर अर्निंग्स पर शेयर नहीं होंगी, सही है ना। इसलिए 0.5 वाला तो सारा ही इग्नोर होना है, ठीक है ना। देखो 20% प्रेफरेंस वालों को नहीं मिल सकता, उनका तो फिक्स था। कितना है फिक्स ऊपर देखो, 10% डिविडेंड है, ठीक है ना। चलो जी, ये सारा पॉइंट ही गया। और 29 नवंबर 16 HDL कैरिड आउट 2 for 3 शेयर कंसोलिडेशन अरेंजमेंट। नई अंग्रेजी आ गई। 2 for 3 का मतलब क्या है?
2 for 3 का मतलब हर 3 शेयर्स टूट के हो गए 2, हर 3 शेयर्स टूट के हो गए 2। अपने पास आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। जो हमने पुरानी अंग्रेजी थी, हमारी पुरानी अंग्रेजी क्या थी? पुरानी अंग्रेजी क्या थी? लिखें, एवरी 3 शेयर्स बिकेम 2। अपने पास रजिस्टर्स पे लिख लें, एवरी 3 शेयर्स बिकेम 2। ही होता था ना? हाँ भाई, हो सकता है सवाल? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, आपके पास सिर्फ 2 मिनट। हिम्मत करें, शाबाश, हिम्मत। क्वेश्चन नंबर बेटा यही है। असल में ना मैंने एंड पे 2-3 एडजस्टमेंट्स उड़ा दी हैं। पास पेपर आपकी किताब में है, एक ही पास पेपर है आपकी किताब में, उसमें मैंने आखिरी 2 एडजस्टमेंट को थोड़ा सा एक उड़ा दिया, एक को थोड़ा चेंज किया। छोड़े इसको, आपके सामने यही सवाल है बस, ठीक है? वो देखते हैं, फिर जल्दी कर लें, शाबाश। जी, जो बोनस इशू करेंगे 20% है, ये क्या ओपनिंग पे लगाएंगे इसके बाद जो राइट शेयर इशू करके जो पता नहीं भाई। ज़्यादा लेके लिया नहीं तो सामने बोलो पहले बोनस हो रहा है, नहीं सर, फिर कंसोलिडेशन है। नहीं नहीं, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी तरतीब से वर्किंग करेंगे ना अपनी, तो आपको ये बात सोचनी भी नहीं पड़ेगी मेरे चांद। जब राइट इश्यू होकर बैलेंस अगला आ जाना है, तो फिर चस्के क्यों लेते हो? सवाल करो, बंदे बनाओ, वध न जाया करो। जी, करें शुरू?
मुझे 10-12 मिनट मुझे भी देने हैं भाई सवाल करने के लिए, जल्दी करें, काल लें उधर। अच्छा भाई, ये प्रेफरेंस शेयर्स का क्या किया फिर आपने? ओपनिंग में ऐड करके लिखे होंगे। अल्लाह के बंदो, पहले दिन एक बात की थी, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, और इसीलिए तो इररिडीमेबल वालों के डिविडेंड को भी हम पैड में से माइनस करके इधर लेके आते थे। ये प्रेफरेंस वालों की रेशो नहीं है, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की रेशो है भाई। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इसलिए 10 मिलियन भाई, ये इससे ऊपर वाली बस चीज़ें उड़ गई हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये सबको नज़र आ रहा है? आमिर भी सही क्लियर नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन बच्चों ने, क्योंकि ये मैं हैंड आउट देने तक आपने फिलहाल यहीं से पिक्चर लेनी होगी, जाहिर है। वैसे तो सवाल मिलता जुलता ही, लेकिन आप घर पे ट्राई करेंगे इसको दोबारा, और फिर जो आखिरी एडजस्टमेंट है वो भी कल डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैं देखूंगा, वो शायद आउट ऑफ सिलेबस लग रही है मुझे। एनीवेज छोड़ें इस बात को, फिलहाल आपने जो है ना वो ये सवाल भी करना, उसको ट्राई कर लेना, फिर देख लूँगा मैं उसको। अच्छा जी, ज़रा काम अपना कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, राइट इशू हुआ है, ओपनिंग शोपनिंग देख लेंगे। हाँ, ओपनिंग लिखनी है ना यार। ये क्या डेट है जी? 1 जनवरी 16। ओपनिंग 10,000 हज़ार में करना है, मिलियन है वहाँ पे। चलो इन थाउजेंड्स कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो थाउजेंड्स में ओपनिंग बैलेंस 10,000 बन गया। थोड़ा मुनासिब हो जाता है 10, वो वरना पॉइंट्स में आ जाना था। ठीक है, लेकिन पूरा मिलियन लिखना और मुसीबत है। अच्छा, उसके बाद अब क्या कहते हैं जी? अब तो मेरे ख्याल में मूव करना पड़ रहा होगा। एनीवेज कोई बात नहीं, देख लें। राइट इशू हुआ है 40%। 40% हमने ना बस वो रेशो ज़रूर बनानी है। ठीक है, तो पहले कितने थे? 100, यूँ कर लें। न्यू कितने आए? 40, तो फिर कितने हो गए? 140। ऐसे कर लो यार, मसला क्या है? ये भी तो वही बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि हर 10 शेयर्स वाले को 4 नए इशू हुए, 4 फॉर एवरी 10। इसको 40% कहते हैं ना, उसने 40% कह दिया, कोई बात नहीं, हमने परसेंटेज भी यहाँ पे लिख लिया, हमें तो बस बटे ही चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोनस इशू भी हुआ है। लिख तो लें, डेट शीट्स तुम्हारे पास हैं ही। बोनस इशू हुआ है 20%, यानी 100 था, 20 नए इशू किए, तो 120 बैलेंस। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये 140 बैलेंसिंग आया। ओके, बिल्कुल बोनस जैसे ही लग रहा होता है हमें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कंसोलिडेशन में क्या हुआ? ज़रा नई अंग्रेजी आ गई थी, खैर हमने उसको सादा कर लिया था कि एवरी 3 शेयर्स बिकेम 2। मैंने आसान लिखवा दिया था। बहरहाल 2 for 3 का मतलब शेयर कंसोलिडेशन, 2 for 3 का मतलब क्या है? एवरी 3 बिकेम 2, यानी पहले थे 3, अब हो गए 2, तो 1 लॉस्ट। तो यहाँ पर शेयर्स दिए हुए थे हमने नंबर, हमें फ्रैक्शन चाहिए, वो चाहे यहाँ पर यूँ लिख दो 1000, 400, 1400, मर्जी आप। ठीक है ना, हमें फ्रैक्शन ही चाहिए ना भाई, और समझ रहे हो? तो सिंप्लीफाई करके मुसीबत में डालना नहीं है खुद को, सिंप्लीफाई करते हुए पता नहीं कुछ और ही कर दो। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई नहीं करना, बस चलने दो। ठीक है, चलें जी, अब आसान वाले नंबर ले लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या हुआ है जी? राइट इशू हुआ है। ठीक है, तो किस दिन हुआ है? 31 मई 16 पर राइट इशू हुआ। अब यहाँ पे नहीं वो बटे लगाने, आसानी, जिंदगी आसान ही रखो। चलो अच्छा, चलो ठीक है, तरतीब। ओके जी, 10,000 शेयर्स थे और हर 100 वाले को नए 40 दिए, तो 40/100, इसीलिए तो 40% कहते हैं इसको। चेक कर लो 40%। ठीक है ना जी? 4000 नए शेयर्स आ गए, जरा ब्रेक लगाएं, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा मई भी है, 5/12। ठीक है जी, टोटल कितना हो गया? 14,000। बेसिक ईपीएस खत्म बस इंशाल्लाह।
उसके बाद भी क्या हुआ, बोनस, बोनस किस दिन, अगस्त 31 अगस्त 18 पर, 16 सर। ओ सॉरी इस 8 ने ज़रा ख़राब किया जी, बोनस सर्फ एक्सेल नहीं, बोनस, और 14,000 है, आ गया भाई, आ गया तुम्हारा राइट इशू बीच में। तो ये कहा था कि तरतीब अगर रखोगे वर्किंग की तो ये सोचना भी ना पड़े, वैसे पता भी होना चाहिए था। अच्छा हाँ भाई, बोनस इशू क्या है जी, हर 100 वाले को 20 नए शेयर इशू हो गए, हर 100 वाले को 20 नए शेयर, तो 20% भी लिख सकते थे, लेकिन ज़रा तरतीब नहीं बदली, चलता आ रहा था एक मामला जी। 2800 16 एक दिन मेरी तबीयत खराबी वजह से ज़्यादा लगा है, वरना मेरे ख्याल में ये 3 दिन का काम था, आज हमारा चौथा दिन है इस पर, मेरे ख्याल में 3 दिन में हमें यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। बहरहाल कोई बात नहीं, अच्छा ज़रा थोड़ा सा और टाइम आपको मिल गया। रुक जाओ, इस 14,000 पे फ्रैक्शन लगाते चलो जी। जुलाई अगस्त 3/12, ठीक है। उसके बाद कितना आ गया भाई, 16,800। उसके बाद क्या हुआ, नवंबर 30 11 11 16 कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन 16,800 हैं अब। हाँ भाई क्या हुआ, हर 3 शेयर्स 2 पे चले गए, यानी ये 1 शेयर कम हो गया, डिवाइड बाय 3 इंटू 1, ऐसा ही है। तो कितने शेयर्स कम हो, 5600 कम हो गए, लॉस्ट है ना जी, 11,200। अच्छा इस पे नहीं लगाया आपने फ्रैक्शन, ये जी, 1/3 अच्छा सॉरी वो मल्टीप्लाई जी, 3/20 3 कैसे, सितंबर अक्टूबर पूरा नवंबर 3/12 जी, और ये 1/2 तो ये नंबर तो आ गए ना भाई, ठीक है। अब वही कहानी है जो पुरानी है, ठीक है। इनमें कंसोलिडेशन भी पड़ी है, बोनस भी पड़ा है, राइट भी पड़ा है। राइट का बोनस, राइट बोल दिया करें, उसमें आपको पता है राइट इशू के अंदर हमने बोनस एलिमेंट ही निकालना होता है, ठीक है, और सिर्फ रुपीस से खेलना होता है, ठीक है ना। बहरहाल मैं राइट बोल दूंगा जी, कंसोलिडेशन भी पड़ा है, बोनस भी पड़ा है, राइट भी पड़ा है। इसमें कंसोलिडेशन नहीं है, बिफोर कंसोलिडेशन है, हम इसको आफ्टर पे लाना चाह रहे हैं। बिफोर है आफ्टर पे लाना है, बिफोर, अब पुराने वाला काम हो गया ना, बिफोर है आफ्टर पे लाना है, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहां सही करवा देना मुझे, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ठीक है जी। ये तो फिर सब पे लग गया, ये तो हर जगह ही नहीं था, ये तो सारे ही कंसोलिडेशन से पहले थे ना, ठीक है चलो। अच्छा जी, अब इससे ऊपर आते हैं, तो ये था ना बिफोर कंसोलिडेशन, लेकिन आफ्टर बोनस, अब इस पे आ गए, ये बिफोर बोनस है, आफ्टर जो भी है बिफोर बोनस है, हमने इसको आफ्टर बोनस पे लेके जाना है। ये बिफोर बोनस है, आफ्टर पे ले जाना है, बिफोर है आफ्टर पे ले जाना है, बिफोर है आफ्टर पे ले जाना है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, हद हो गई यार, 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और ये 120 डिवाइडेड बाय 100, सही हो गया जी। अब इसकी बारी आती है, ये बिफोर राइट है, राइट का काम नहीं किया अभी, शुरू करते हैं। हाँ समझ आ रही, बिफोर वालों को हमेशा किस पे लेना है, चुप सुन के आसपास हैं। हाँ भाई, राइट इशू, ये द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट डेट वाज 32, तो ये 32 है हमारे लिए रेलेवेंट डेट, 32, और हमने इशू किया है अपने मोजेज शेयर होल्डर्स को 25 रुपए का शेयर, 25। अब ये यहां से ऐसे नहीं निकाल लेना कुछ, ठीक है ना, पहले तो 3200, 1000, 4200 और डिवाइड कर दो, 30 आ गया। बस अब मेरी बात सुनो, ये क्या है जी, ये बिफोर राइट इशू,
बिफोर राइट इशू, और ये है, इसके अंग्रेजी के नाम भी हैं मुश्किल वो बता देता हूँ, आफ्टर राइट इशू। पहले पक्का तो कर लेना, ठीक है। अब भाई वो लॉजिक शॉजिक नहीं सोचनी, जो ऊपर अब बस ये दो फिगर्स हैं, ये ऐसे एज इट इज 32 ऊपर है, यहां पे भी 32 ऊपर रख ले, 30 नीचे है, यहां पे भी नीचे। हाँ भाई बोले 3 556 इधर 2800 फिर 2800 फिर 933 टोटल बता रहा है मेरे ख्याल में 1008। कितने बच्चों के यही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आए थे? बस क्या हुआ, बड़े दावे कर रहे थे आप तो। ओके नाउ बारी आती है जी ईपीएस की। तो ईपीएस हम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस की निकालेंगे। यहां पर, ठीक है, और ईपीएस डिसकंटिन्यूड की भी निकालेंगे। अब कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट 765, लेकिन हाँ 1000 में ही कर लो। 765 ऊपर क्या मिलियन है, 1000 है, चलो 1000 लिख लो फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि 1000 में चल रहे हैं। 765,000 माइनस इसमें से करना है इररिडीमेबल का, क्योंकि वो इक्विटी में पड़ा है तो इररिडीमेबल है, उसका प्रेफरेंस डिविडेंड है और क्यूमुलेटिव है, अनाउंस करें या ना करें हमने उसको लेना होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक वर्किंग कर लेते हैं। बहरहाल डिवाइड किससे करना है हमने, 1008,9 से, ये वर्किंग नंबर 1 से, ठीक है जी। अब एक छोटी सी चीज बस ये रह गई, ठीक है। डिविडेंड 4 मिलियन शेयर्स हैं, 10 ईच के हैं और 10% है। अब 4 मिलियन पे 10% लगेगा या 4 मिलियन इंटू 10 रुपीज करके 10% लगेगा? देखो हमेशा आपको पता है डिविडेंड की परसेंटेज अगर है तो वो रुपीज पे लगती है ना, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे जी, 4000 कर दें, हम 1000 में चल रहे हैं, ठीक है, इंटू रुपीज 10 कितना बन गया, 40,000 इंटू 10%, 4000। ये क्या है जी, ये क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल। चलो प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल का, 75.4, ठीक है। कितना आ गया जी, 75.4 नहीं ये 4000 नहीं आया, आगे अच्छा जी। आंसर 75.4 बड़ी गल है, 75.43 पर शेयर। और डिसकंटिन्यूड का अलग से निकालना है। अब पिछले साल के प्रॉफिट्स नहीं है ना भाई, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पिछले साल के प्रॉफिट्स नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि रीस्टेट कैसे करें उसको। प्रॉफिट्स होते तो कर लेते, ठीक है ना, या ईपीएस करनी हो तो कर लेना, रीस्टेट देख लेते हैं। बहरहाल यहां पर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का प्रॉफिट कितना है, 155। अच्छा इधर देखो जरा, इधर से नहीं माइनस करना, ये पहले ही बता दिया आपसे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10089 वर्किंग 1 से आया, 15.36 यूजर्स ये 15.36 की अगली बार उम्मीद मत रखना। रिक्वायरमेंट जरा देख लें। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर इंक्लूजन एचजीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16। तो बस 16 की निकालनी थी, हमने निकाल ली, ठीक है जी। इसकी ना पिक्चर बना लें, क्वेश्चन की पिक्चर बना लें। भाई डिविडेंड की परसेंटेज कभी भी क्वांटिटी पे नहीं लगती, अच्छा हमेशा रुपीस पे लगती है, इसलिए पहले इसको रुपीस में कन्वर्ट कर लिया। हो गया सवाल, बोलो। चलो फिर होमवर्क के अंदर तो थोड़े से सवाल दे ही दिए हैं मैंने। किधर गया जी पास पेपर आपका,
कौन सा पेज नंबर है? वो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। जी ये ना एक क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ गलती से मिस प्रिंटिंग हो गई, इसको ज़रा काट दें। अपने पास आए बुक्स पे पेज 500 पे आए। पेज 500 पे क्वेश्चन नंबर 2 काट दें जी, ये वैसे ऐसे ही आ गया इधर भी। अच्छा जी, बाकी सारा सवाल बिल्कुल सेम था। बाकी इसको ट्राई कीजिएगा, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन 1 को ट्राई कीजिएगा, जो कोई मसला हुआ थोड़ा सा चेंज है इधर दोबारा ही हो जाएगा, सिर्फ आखिरी एडजस्टमेंट थोड़ा फ़र्क है, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ओके। सिर्फ एंड पे 2 एडजस्टमेंट्स को मैंने सुबह चेंज कर दिया था। ओके, बाकी होमवर्क में क्वेश्चंस आपको दे दिए। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, उम्मीद है डाइल्यूटेड कल शुरू कर देंगे। बेसिक में तो अब कुछ बचा नहीं है। इतने सवाल तो आपने देख लिए हैं सारे के सारे, पास पेपर भी आपने देख लिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।